नमस्ते फ्रेंड, जैसे कि हम विज़न आईएएस के करंट अफेयर पढ़ रहे थे पीटी 365 इंटरनेशनल रिलेशन की। हमने हाफ टॉपिक्स कर लिए थे और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेफ़्ट ओवर टॉपिक से, जो कि है 7.9 से स्टार्ट करते हैं। हमने 7.8 तक कवर कर लिया था। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे बचे हुए। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 7.9 जो टॉपिक था वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसको यून क्लॉज भी बोलते हैं, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये रूल करा था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये रूल करा था कि जो एनरिका लेक्सी केस था, जिसमें 2 केरलाइट फिशरमैन को किल कर दिया था इटालियन ने, उसके लिए एक रूलिंग निकाली है। ये एनरिका लेक्सी केस क्या था? ये ऑनगोइंग इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी थी, जिसमें 2 इंडियन फिशरमैन थे जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में थे। वो किल कर दिए थे 2 इटालियन मैरिन्स ने 2012 में। जो 2015 में है वो इटली ने फाइल करा था केस अगेंस्ट इंडिया कि उन्होंने 2 मैरिन्स को उनके डिटेन करा हुआ है, और ये केस वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल पे ले गए थे फॉर द लॉ ऑफ सी, जिसे ITLOs भी बोलते हैं। ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंदर आता है। ITLOs में जो मैटर रेफ़र करा जाता है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर रेफ़र करा जाता है। अब हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म देख लेते हैं UNCLOS के अंदर। इसके अंदर जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल लॉ ऑफ द सी है ITLOs, वो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है जो कि वर्क करता है एनेक्स 7 के अकॉर्डिंग टू द UNCLOS, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू भी डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकते हैं। स्पेशल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर एनेक्स 8 UNCLOS के अंदर। UNCLOS के बारे में देख लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के द्वारा ऑन द लॉ ऑफ सी थर्ड के द्वारा बनाई गई थी। ये 1982 में अडॉप्ट की गई थी, और उन्होंने जो पुरानी क्वाड ट्रीटी थी 1958 की कन्वेंशन ऑन द हाई सी, उसको रिप्लेस करा है, और ये फोर्स में आई थी 1994 में। ये लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन बोलते हैं, उसे लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी बोलते हैं। ये डिफ़ाइन करती है राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन वर्ल्ड ओशियन के यूज़ से रिलेटेड, और ये इस्टेब्लिश करती है गाइडलाइंस बिजनेस इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट हो सके, ताकि मैरीन नेशनल प्रोडक्ट का रिसोर्सेज का 167 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन करा है, और इंडिया ने ये कन्वेंशन साइन करी थी 1982 में, और उसको रेटिफाई करा था 1995 में। इस कन्वेंशन के अंदर 3 इंस्टीट्यूशन आते हैं जो कि यहाँ शो किए गए हैं। फर्स्ट है, इसमें इंटरनेशनल ट्रीटी है लॉ ऑफ द सी को लेके। इंडिपेंडेंट जुडिशल बॉडी है जो कि UNCLOS ने बनाई गई थी, ताकि जो डिस्प्यूट के जो मैटर है, जो इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन जो कन्वेंशन है उससे रिलेटेड आते हैं। इसमें जो डिस्प्यूट है कन्वेंशन से रिलेटेड, वो लिविंग रिसोर्सेज सी से रिलेटेड हो सकता है, प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन मैराइन कंसर्न से रिलेटेड हो सकता है, डिलिमिटेशन मैरीन जोन से रिलेटेड हो सकता है, नेविगेशन कंजर्वेशन और मैनेजमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और मैरीन साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड हो सकता है। इसमें 21 इंडिपेंडेंट मेंबर है। ये सभी पार्टीज़ के लिए ओपन है, और ये अदर पार्टीज़ के लिए भी ओपन है जो कि स्टेट से अलग है, लाइक स्टेट एंटरप्राइजेस और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है उससे रिलेटेड। सेकेंड है इंटरनेशनल सी बैट अथॉरिटी है। ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ किंगस्टन जमैका में बेस्ड है जो कि, और ये यूनाइटेड नेशन CLOS ने ही बनाई हुई थी। ये मैंडेट करती है ताकि ऑर्गेनाइज कर सके, रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन इंटरनेशनल सी बैट। और जितनी भी पार्टीज़ हैं जो कि 1982 में यूनक्लॉस की मेंबर थी, वो सभी इस ISA की मेंबर है। फिर है कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये भी इम्पॉर्टेंट 2 सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की आउटर लिमिट को बताना।
200 न्यूटिकल माइल से अबोव। ये क्लेम इवेल्युएट करती है अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल से ज़्यादा हो। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करती है कोस्टल स्टेट को। और इसमें 21 मेंबर्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं जियोलॉजी में, जियोफिज़िक्स में, हाइड्रोग्राफिक में। ये इलेक्ट करे जाते हैं स्टेट पार्टी के द्वारा, अपने नेशनल्स जो कि अपने नेशन से वो इसको इलेक्ट करवाते हैं। हमने पढ़ लिए हैं जो 3 इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन UNCLOS में आते हैं। फर्स्ट है ITLOS, जिसे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी बोलते हैं। ये सभी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। फिर हमने सीबेट अथॉरिटी के बारे में पढ़ लिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो किंगस्टन जमैका में है। और फिर हमने ये कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि 200 न्यूटिकल माइल से जो आगे का एरिया होता है, ये उसको डिलिमिट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी UNCLOS। अब हम देख लेते हैं जो UNCLOS ने जो डिफरेंट लोकेशन को जो डिमार्केट करते हैं विद इन ओशियंस, वो हम देख लेते हैं। इसमें एक लो वाटर लाइन होती है जिसको बेस लाइन बोलते हैं। ये कोस्ट के पास होती है जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करी जाती है कोस्टल स्टेट के द्वारा। इसमें इंटरनल वाटर्स होते हैं। इंटरनल वाटर लैंडवर्ड साइड में होते हैं, इस साइड होते हैं बेस लाइन के, जो कि ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी में मेजर किए जाते हैं। जो कोस्टल स्टेट में फुल सॉवरेनिटी होती है, जो उनके इंटरनल वाटर होते हैं जो उनकी लैंड टेरिटरी के अंदर आते हैं, जैसे कि बेस, पोर्ट्स, इनलेट्स, रिवर्स, लेक्स, और ये कनेक्ट किए जाते हैं सी तक। फिर उसके बाद आता है टेरिटोरियल सी आती है। ये 12 नॉटिकल माइल्स तक बेस लाइन से एक्सटेंड की जाती हैं। इसमें भी कोस्टल स्टेट की पूरी सॉवरेनिटी होती है, जुरिस्डिक्शन होती है। सिर्फ सरफेस पे नहीं होती, सी बेड पे भी होती है। उसकी जो सब सोइल होते हैं वाटर के अंदर, इसमें भी होती है, और एयर स्पेस में भी होती है। फिर उसके बाद आता है कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिजियस जोन जैसे कि आप देख सकते हैं, ये होता है, ये 24 न्यूटिकल माइल्स तक होता है बेस लाइन तक। ये एक इंटरमीडिएटरी जोन भी होता है टेरिटोरियल सी और हाई सीज़ के बिटवीन। और ये कोस्टल स्टेट की राइट होता है ताकि वो प्रिवेंट कर सके, पनिश कर सके अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट आता है। फिजिकल इमिग्रेशन होती है, सैनिटरी एंड कस्टम लॉ बना सकते हैं विद इन देयर टेरिटरी। और टेरिटोरियल सी, अनलाइक टेरिटोरियल सी, द कॉन्टिजियस जोन ओनली गिव jurisdiction टू स्टेट ऑन ओशियन सरफेस एंड फ्लोर। ये एयर और स्पेस राइट नहीं देते हैं। इस जो टेरिटोरियल सी होता है, इसमें स्पेस राइट्स भी होता है, एयर स्पेस भी होता है, और इसमें सी बेड पे भी राइट होता है। बट जो कॉन्टिजियस जोन होता है उसमें सिर्फ सी बेड पे ही राइट होता है, नॉट इन एयर स्पेस। यहाँ पे इंटरनेशनल एयर स्पेस के दायरे में आता है ये एरिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमने पढ़ लिया था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जो ईच कोस्टल स्टेट अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना सकती है बियॉन्ड एंड एडजेसेंट टू इट्स टेरिटोरियल सी, जो कि 200 न्यूटिकल माइल्स तक होता है बेस लाइन से। बेस लाइन से आपने देख लिया होगा, ये 200 न्यूटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और यहाँ पे लिविंग और जो नॉन लिविंग सी बेड और सोयल में जो भी मटेरियल होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, उसको एक्सप्लोर करने का राइट होता है इसमें स्टेट का। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी कैरी आउट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी वाटर से, करंट से, विंड से। अनलाइक टेरिटोरियल सी एंड कॉन्टिजियस सी, सॉरी contiguous sea, exclusive economic zone only allows the above mentioned resource right. It does not give a coastal right to prohibition, लिमिट भी कर सके, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी हो, ये सभी राइट इसमें नहीं होते। इसमें सिर्फ एक्सप्लोर करने का राइट होता है जो भी उनके मिनरल्स होते हैं इस वाले जोन में। फिर अब हाई सी का एरिया होता है जो ओशन वाटर और वाटर कॉलम कि बियॉन्ड जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया होता है, वह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जो एरिया होता है उसे हाई सी बोलते हैं। ये भी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है, और स्टेट इसमें कंडक्ट कर सकती है एक्टिविटीज़।
फॉर पीसफुल पर्पस के लिए, ट्रांजिट के लिए, मैरिन साइंस के लिए और अंडर सी एक्सप्लोरेशन के लिए। नेक्स्ट हम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में देख लेते हैं। 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कन्वेन हुई है, जो कि फर्स्ट एवर वर्चुअल मीडियम से जो ये असेंबली हेल्थ हुई है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में देखा जाए तो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है विद इन WHO। ये अटेंड की गई थी डेलीगेशन, जितने भी मेंबर्स है WHO मेंबर्स है उनके द्वारा, और ये फोकस करते हैं स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा जो कि प्रिपेयर किया जाता है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का काम क्या होता है, ये डिटरमाइन करती हैं पॉलिसी क्या होनी चाहिए WHO की, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करने का काम करती है, सुपरवाइज़ करती है फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को, रिव्यू करती है एंड अप्रूव करती है जो बजट होता है उनके प्रोग्राम से रिलेटेड। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो एनुअली हेल्थ होती है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अब हम वन हेल्थ के अप्रोच को देख लेते हैं। ये कोलैबोरेटिव, मल्टी सेक्टरल और ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, जो कि लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे वर्क करती है, ताकि हम अचीव कर सके ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम, रिकॉग्नाइज कर सके जो इंटरकनेक्शन है बिटवीन पीपल, प्लांट, एनिमल और उन शेयर्ड इन्वायरमेंट की। अब की आउटकम देख लेते हैं वर्ल्ड असेंबली का। उन्होंने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन फॉर द इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन ऑफ द WHO रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक सोर्सेज ऑफ द कोरोना वायरस। ये मेंशन करता है ताकि हम WHO के एक्शन को इवेल्युएट कर सकें और टाइमलाइन कर सकें जो भी उन्होंने मेजर्स लिए हैं कोरोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने के लिए। यह यूनिवर्सल लेवल पे टाइमली और इक्विटेबल एक्सेस करता है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, क्वालिटी, सेफ, इफिक्यूश, अफोर्डेबल एसेंशियल हेल्थ टेक्नोलॉजी और जो भी प्रोडक्ट यूज़ करने हैं कोविड-19 में उस ये रिमूव करता है अनजस्टिफाइड जो ऑब्स्टेकल होते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत, और फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो दोहा डिक्लेरेशन हुआ था ट्रिप्स एग्रीमेंट में और पब्लिक हेल्थ में। हम रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। जो इंडियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने चार्ज लिया है एज ए चेयरमैन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कंपोजिशन को देख लेते हैं। ये 34 टेक्निकल क्वालिफाइड मेंबर होते हैं इसमें, जो कि हेल्थ के फील्ड में जो काम करते हैं, और ये इलेक्ट करे जाते हैं 3 ईयर के टर्म में, और ये ट्वाइस अ ईयर मिलते हैं, मीटिंग होती है इनकी। इनके प्राइमरी जो फोकस होता है ताकि वे डिसीज़न को इम्प्लीमेंट कर सके, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को एडवाइस कर सके, फैसिलिटेट कर सके वर्क को। जो चेयरमैन है वो रोटेशन बेसिस पे फॉर 1 ईयर इलेक्ट किए जाते हैं ऑन रोटेशन बेसिस 6 रीजनल ग्रुप में, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्ट मेडिटेरियन एंड द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोहा डिक्लेरेशन हमने पढ़ा ही था ऊपर, ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर आता है और पब्लिक हेल्थ के अंदर आता है, जो कि 2001 में अडॉप्ट किया गया था। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था ताकि हम जो एम्बिग्विटीज़ होती हैं उसको क्लेरिफाई कर सकें, ताकि गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ के प्रिंसिपल को और टर्म्स जो ट्रिप्स के अंदर आती है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ये डिक्लेरेशन था कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट डज नॉट एंड शुड नॉट प्रिवेंट मेंबर कि वे मेजर्स ले सकें ताकि वह हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। हमारा जो 11th टॉपिक होगा वो ओपन स्काईज ट्रीटी से रिलेटेड है। सो हम देख लेते हैं। USA ने अनाउंस करी है कि वह ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ देंगे, एग्ज़िट कर देंगे ओपन स्काई ट्रीटी से, बिकॉज़ वो ब्लेम करता है रशिया को कि वे कंटिन्यूसली वायलेट कर रहा है उस ट्रीटी को। अब हम ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक एग्रीमेंट है जो कि परमिट करता है स्टेट पार्टी को कि वह शॉर्ट नोटिस पर अनआर्म्ड फ़्लाइट कर सकें अदर टेरिटरी में, ताकि वह डाटा कलेक्ट कर सके उनकी मिलिट्री फोर्सेस के बारे में और जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में। ये एम करता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड रहे, फैमिलियरिटी रहे जितनी भी स्टेट पार्टी हैं इस ट्रीटी के अंदर। और ये साइन किया गया था 1992 में और ये इफ़ेक्ट में आया था 2002 में। इस जो ट्रीटी के 34 पार्टीज़ हैं और 35th जो पार्टीज़ का बना था वो किर्गिस्तान बना था, पर किर्गिस्तान ने इसे सिर्फ साइन करा है, रेटिफाई नहीं करा है। जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स है वो नॉर्थ अमेरिकन
कॉन्टिनेंट से हैं और यूरोपियन से हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, रशिया, टर्की। इंडिया और चाइना इस ट्रीटी का मेंबर नहीं है। ये स्टेट पार्टी अलाउ करती हैं ताकि वह ओवरफ्लाई कर सके जितनी भी मेंबर ट्रीटी हैं, और ट्रीटी डिटरमाइन करती है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्ज़िट और रिफ्यूलिंग एयरफील्ड के भी पॉइंट को डिटरमाइन करती हैं। ये इसमें एक ओपन स्काई कंसल्टेटिव कमीशन भी आता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट पार्टीज़ का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ओपन स्काई ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा G7 कंट्रीज़ के बारे में। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने इनवाइट करा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ताकि वह अटेंड कर सके G7 समिट को, जो कि जून 2021 में होगी। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया ये भी इनवाइट करे गए हैं एज ए गेस्ट कंट्रीज़। यूके यूज़ करेगा G7 समिट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ताकि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए आइडियाज़ अपने बताएं। और 2019 में भी इंडिया को इनवाइट करा गया था, जो कि BRH में हुई थी। फ्रांस ने इनवाइट करा था इंडिया को। G7 ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसी का एक ब्लॉक है जिसमें कंट्रीज़ हैं जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। रशिया 1998 में इस फोरम में इंक्लूड करा गया था और 2014 में वह इससे निकल गया बाहर, उसको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। इस ऑर्गेनाइजेशन के ये एक फोरम है बट ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका कोई फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है कि मेंबरशिप का। ये सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उसमें डेवलप डेमोक्रेसी है और ये एनुअली मीट करते हैं। और ये जो लीडर होते हैं इसमें मेंबर कंट्रीज़ के रूप में ही चुने जाते हैं, जो कि रोटेशनल बेसिस पे होंगे और वो डिस्कस करेंगे इशू जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस से रिलेटेड इशू, इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड और एनर्जी पॉलिसी से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं। जो एग्रीगेट GDP के बारे में देखा जाए G7 कंट्री की, वो 30% कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड GDP में, और ये कम हुआ है क्योंकि 3 डिकेड पहले इनकी GDP 70% कंट्रीब्यूट करती थी वर्ल्ड GDP में। इंडिया इस G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो हमने पढ़ लिया है G7 के बारे में। सो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री इस फोरम के मेंबर हैं। G7 में इंक्लूडेड होते हैं जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, USA, इटली एंड जापान। रशिया G8 का मेंबर था 2014 तक, उसके बाद इसे यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। G20 कंट्रीज़ में ये सभी कंट्रीज़ मेंबर है G7 जो G8 को मिला के। और इसमें एडिशनल मेंबर्स हैं टर्की, यूरोपियन यूनियन एज ऑर्गेनाइजेशन इसमें मेंबर है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इस फोरम में मेंबर है। अब हम G20 कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। जो G20 कंट्रीज़ है उनकी 15th G20 समिट हुई थी, जो कि कन्वेन करी गई थी सऊदी अरेबिया के द्वारा वर्चुअल मीडियम में। G20 है ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है। ये इंटरनेशनल फोरम है जो कि वर्ल्ड मेजर इकनॉमीज़ को एक ही जगह पर ला के खड़ा कर देता है। यहाँ पे 80% वर्ल्ड GDP है इन कंट्रीज़ के पास, और 75% ग्लोबल ट्रेड है, 60% यहाँ पॉपुलेशन है। और ये फोरम हर साल मिलता है 1999 से, और 2008 से ईयरली सबमिट होते हैं। और इसमें हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट और स्टेट के पार्टिसिपेट करते हैं। इन एडिशन इसमें मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होती है जिसको शेरपा मीटिंग बोलती है, जो कि नेगोशिएशन एंड बिल्डिंग कंसेंसस क्रिएट होता है इसमें लीडर्स के बीच में। और वर्किंग ग्रुप्स और स्पेशल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो ये पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करते हैं जितने भी मेंबर होते हैं, ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके, सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। इसमें फाइनेंशियल रेगुलेशन को भी प्रमोट किया जाता है ताकि रिस्क और फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिवेंट किया जा सके। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं।
जो क्रिएट करा जाएगा इनके द्वारा। इसके 2 वर्किंग ट्रैक्स हैं। G20 में 2 वर्किंग ट्रैक्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है फाइनेंस ट्रैक्ट, जो कि इसका फोकस होता है ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ पे, जैसे कि मॉनेटरी, फिस्कल, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंटरनेशनल टैक्सेशन पे। इसमें शेरपा ट्रैक्ट होता है, जो कि इश्यूज़ जैसे कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट, ट्रेड, जेंडर इक्वालिटी और एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को कवर करते हैं। G20 को कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता है। जो इसके एजेंडा है, एक्टिविटी है, ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं बाय रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, और उनके कॉपरेशन होता है जितने भी मेंबर्स होते हैं। एक त्रियो का टर्म है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कंट्री को, जो कि होल्ड करती है प्रेसिडेंसी। उसके प्रीडेसेसर होते हैं, सक्सेसर होते हैं, जो कि कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है G20 में। त्रियो का कंट्री अभी है सऊदी अरेबिया, इटली, इंडोनेशिया। जो G20 है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मॉनेटरी फंड, OECD, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक एंड WTO इसको सपोर्ट करता है। और इंडिया G20 का फाउंडिंग मेंबर था और एक्टिव रोल प्ले कर रहा है न्यू आइडियाज़ और फाइंडिंग सोल्यूशन को लाने के लिए।